एयर इंडिया का एक विमान टेक ऑफ करते ही पूरी तरह से अनबैलेंस हो गया। यह प्लेन कुछ इस तरह से नीचे गिरने लगा मानो इसे जानबूझकर नीचे गिराया जा रहा हो। महज कुछ ही सेकंड्स में यह प्लेन समुद्र के आगोश में समा गया और पीछे छोड़ गया कई सारे अनसुलझे से सवाल। अब इन्वेस्टिगेशन की टीम को समुद्र के तल तक जाकर उस विशालकाय प्लेन को खोजकर बाहर निकलना था और सारे अनसुलझे सवालों से पर्दा उठाना था। 1 जनवरी 1978 सांता क्रूज एयरपोर्ट मुंबई। इस एयरपोर्ट को आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं, वही मुंबई को मुंबई के नाम से जाना जाता है। एयर इंडिया का एक विशालकाय विमान बोइंग 747 इसी एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाला था। इस प्लेन में 190 पैसेंजर और 23 क्रू मेंबर सवार थे। प्लेन को 51 वर्ष कैप्टन मदन लाल, 45 वर्षीय फर्स्ट ऑफिसर इंदू और 53 वर्षीय फ्लाइट इंजीनियर अल्फा ड्रोन उड़ाने वाले थे। यह सारे के सारे काफ़ी एक्सपीरियंस पायलट थे। धीरे धीरे यह प्लेन टैक्सिंग करते हुए रनवे 27 पर आ गया। रात के अंधेरे में एयरपोर्ट का रनवे भी जगमगा रहा था। अभी एयर इंडिया का यह फ्लाइट 855 धीरे धीरे रनवे पर रन करते हुए टेक ऑफ कर गया। इस प्लेन को समुद्र से होते हुए दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना था। एटीसी भी लगातार प्लेन को गाइड कर रहे थे। प्लेन धीरे धीरे अपने एटीट्यूड को गेन करने लगा। कैप्टन ने प्लेन को थोड़ा सा राइट की ओर मोड़ दिया ताकि यह प्लेन दुबई की ओर मुड़ जाए। इसके बाद वापस से यह प्लेन नॉर्मल पोजीशन में गया। पायलट के द्वारा लिए जा रहे हर डिसीजन पर एटीसी की नजर थी। उड़ान के करीब 4 मिनट बाद एटीसी ने प्लेन का पोजीशन जानने के लिए फ्लाइट 855 से कांटेक्ट किया। बैक टू बैक बार बार कोशिश किया गया कि एयर इंडिया फ्लाइट 855 से कांटेक्ट हो जाए, पर अफसोस एटीसी को कोई भी जवाब नहीं मिला, न किसी तरह की इमरजेंसी। यह प्लेन अचानक से शांत हो गया। एटीसी को अब ये अंदेशा होने लगा कि एयर इंडिया के इस विमान में बैठे सभी यात्रियों की जान अब खतरे में है। तुरंत ही बचाव दल को समुद्र की ओर भेज दिया गया, पर इस रात के अंधेरे में क्रैश लोकेशन का पता लगाना भी बहुत मुश्किल था। ऊपर से रेस्क्यू टीम के पास प्लेन क्रैश के लोकेशन का भी पता नहीं था। घटना की अगली सुबह क्रैश साइट को खोजा निकाला गया। इस विशाल का एयर इंडिया फ्लाइट 855 के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। किसी की भी बचने की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। प्लेन में बैठे सभी 213 लोग समुद्र की गहरा में खामोश हो गए। जल्दी इन्वेस्टिगेशन की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई। इस प्लेन के सच्चाई का पता लगाने के लिए समुद्र के अंदर से प्लेन के टूटे हुए पार्ट्स को बाहर निकालना था। इस काम को पूरा करने में महीनों का समय लग गया। हर रोज कुछ न कुछ प्लेन की छोटी छोटी पार्ट्स को समुद्र से बाहर निकाला जा रहा था। इससे एक बात तो साफ होती जा रही थी कि प्लेन हाई स्पीड से समुद्र से टकराया होगा। यही वजह है कि यह कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया। अगर प्लेन में किसी तरह का इमरजेंसी होता तो यह पानी में आराम से कम डैमेज के साथ भी लैंड कर सकता था। एयर इंडिया फ्लाइट 855 के टुकड़े टुकड़े देखकर बस यही लग रहा था कि यह कोई नॉर्मल वाटर लैंडिंग नहीं था। जब एटीसी से पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि प्लेन राइट साइड मुड़ा था ताकि वो दुबई की ओर उड़ान भर सके। इसके बाद दोबारा से हमारा कांटेक्ट नहीं हो पाया। आखिर इस प्लेन में क्या इमरजेंसी थी? क्या पायलट के पास इतना भी वक्त नहीं बचा होगा कि वो एटीसी को कुछ बता पाए ताकि वो दुबई की ओर उड़ान भर सके? इसके बाद दोबारा से हमारा कांटेक्ट नहीं हो पाया। आखिर इस प्लेन में क्या इमरजेंसी थी? क्या पायलट के पास इतना भी वक्त नहीं बचा होगा कि वो एटीसी को कुछ बता पाए? अगर प्लेन के अंदर धमाका हो जाए तो ऐसा हो सकता है कि अचानक से प्लेन के टुकड़े टुकड़े हो गए और पायलट को वक्त ही नहीं मिला कि वो एटीसी को कुछ बता पाए। और इन्वेस्टिगेशन की टीम बम ब्लास्ट को लेकर छानबीन करने में लग गई, पर उनका यह सच जल्दी झूठ साबित होने वाला था, क्योंकि एक बम ब्लास्ट में भीषण आग लगती है, जबकि एयर इंडिया फ्लाइट 855 के मलबे की जांच करने के बाद आग लगने का कोई भी सबूत नहीं मिला। इसलिए यहाँ पर यह बम ब्लास्ट का थ्योरी भी फेल हो गया। फ्लाइट 855 के साथ आखिर क्या हुआ, इसका पता लगाने के लिए ब्लैक बॉक्स के रिपोर्ट का आना जरूरी हो गया। कुछ ही दिनों के इंतजार के बाद कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर का ऑडियो आ गया। इस रिकॉर्डिंग में एक बहुत बड़ा सबूत हाथ लगा। प्लेन के टेक ऑफ के करीब 2 मिनट बाद तो यह राइट की ओर मुड़ गया ताकि वो दुबई की ओर जा सके। इसके कुछ ही सेकंड बाद ही कैप्टन का आवाज रिकॉर्ड हुआ। वो कह रहे थे कि प्लेन के इंस्ट्रूमेंट को आखिर क्या हो गया। मेरा एटीट्यूड इंडिकेटर यह दिखा रहा है कि प्लेन राइट की ओर झुक गया। और वही फर्स्ट ऑफिसर ने जवाब देते हुए कहा कि सर, मेरा भी इंडिकेटर यह दिखा रहा है कि हमारा प्लेन झुक रहा है। उधर पीछे फ्लाइट इंजीनियर की आवाज आ रही थी कि उधर मत जाना, उधर मत जाना। बस इसके बाद रिकॉर्डिंग बंद हो गया। इस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद यह तो साबित हो गया प्लेन के एल्टीट्यूड इंडिकेटर में ही कुछ खराबी थी, इसलिए इस प्लेन के साथ हादसा हुआ। लेकिन इन्वेस्टिगेटर का दिमाग तब चकरा गया जब उन्होंने क्रैश साइट को एक बार फिर से परखा। एयर इंडिया कुछ इस तरह से समुद्र के ऊपर से उड़ रहा था। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के अनुसार पायलट प्लेन को राइट की ओर मोड़ रहे थे, मतलब इस प्लेन को अपने रास्ते से राइट साइड की ओर ही कहीं क्रैश होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्लेन लेफ्ट साइड नहीं
बल्कि राइट साइड में क्रैश हुआ। इन्वेस्टिगेशन की टीम इस केस को सुलझाते सुलझाते और भी उलझते जा रहे थे। इस उलझन में अगर कोई बच पाता तो वो था फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर यानी कि FDR। यह FDR प्लेन के हर एक मूवमेंट को रिकॉर्ड करता है। प्लेन कितना डिग्री मुड़ रहा है, प्लेन को मुड़ने के लिए कौन कौन से कंट्रोल्स का इस्तेमाल किया गया, सब कुछ फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर रिकॉर्ड कर लेता है और यही रिकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेटर की उलझन सुलझा सकता था। जब FDR का रिपोर्ट सामने आया तो पूरी की पूरी कहानी ही पलट गई। दरअसल इस प्लेन में प्रॉब्लम तब शुरू हुआ था जब यह प्लेन थोड़ा सा राइट की ओर मुड़ गया ताकि इस प्लेन का डायरेक्शन दुबई की ओर हो जाए। इसके बाद मजे से यह प्लेन दुबई की ओर उड़ान भरने लगा, लेकिन कैप्टन के साइड का एल्टीट्यूड इंडिकेटर गलत रीडिंग बताने लगा। यह प्लेन नॉर्मली ही उड़ रहा था, लेकिन कैप्टन के साइड का एल्टीट्यूड इंडिकेटर यह बता रहा था कि प्लेन अब राइट की ओर मुड़ चुका है। नहीं, इसलिए तो कैप्टन ने कहा कि इस इंस्ट्रूमेंट को क्या हो गया। यह कहते हुए कैप्टन ने प्लेन को लेफ्ट की ओर मोड़ दिया ताकि यह प्लेन सीधा हो सके, लेकिन प्लेन का इंडिकेटर अब भी राइट की ओर ही झुकाव को दिखा रहा था। कैप्टन ने कंफर्मेशन के लिए फर्स्ट ऑफिसर से पूछा कि अपने एल्टीट्यूड इंडिकेटर के बारे में बताओ। फर्स्ट ऑफिसर ने जवाब देते हुए कहा कि यह प्लेन झुक रहा है। दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट ऑफिसर ने बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने कह दिया कि प्लेन झुक रहा है, लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि किस डायरेक्शन में झुक रहा है। दरअसल कैप्टन के फॉल्टी इंडिकेटर यह बता रहा था कि प्लेन राइट साइड की ओर झुक रहा है, इसलिए कैप्टन ने प्लेन को लेफ्ट की ओर मुड़ा दिया। उधर फर्स्ट ऑफिसर का एल्टीट्यूड इंडिकेटर सही से काम कर रहा था। कैप्टन ने प्लेन को लेफ्ट की ओर मोड़ा, इसलिए फर्स्ट ऑफिसर ने कहा कि हाँ, प्लेन झुक रहा है। उनके कहने का मतलब यह था कि प्लेन लेफ्ट की ओर झुक रहा है, लेकिन कैप्टन ने समझ लिया कि यह राइट की ओर झुक रहा है, इसलिए वह लगातार प्लेन को लेफ्ट की ओर मोड़ते रहे। बाहर इतना अंधेरा था कि आसपास के नज़ारों को देखकर भी यह पता नहीं लगाया जा सकता कि प्लेन किस डायरेक्शन में झुका हुआ है। फर्स्ट ऑफिसर की बात सुनकर कैप्टन को यह यकीन हो गया कि हाँ, वाकई में प्लेन झुका हुआ है राइट की ओर। इसलिए कैप्टन ने और जोर लगाकर प्लेन को लेफ्ट की ओर मोड़ दिया, जिससे प्लेन और भी तेजी से गिरने लगा। उधर पीछे बैठा फ्लाइट इंजीनियर पूरे कॉकपिट के इंस्ट्रूमेंट को साफ साफ देख रहा था। प्लेन में 2 एल्टीट्यूड इंडिकेटर लगा होता है, एक कैप्टन की ओर और दूसरा फर्स्ट ऑफिसर की ओर। इसके अलावा भी एक एल्टीट्यूड इंडिकेटर बीच में लगा होता है। इन केस अगर एक एल्टीट्यूड इंडिकेटर खराब हो जाए तो बाकी का 2 एल्टीट्यूड इंडिकेटर सही से काम करें और आसानी से यह पता भी चल जाए कि कौन से 2 इंडिकेटर से रीडिंग दे रहा है, और एक इंडिकेटर जो गलत रीडिंग दे रहा है वो आसानी से पकड़ा जाए और प्लेन किसी भी हादसे का शिकार न हो। फ्लाइट इंजीनियर पीछे बैठा हुआ था, इसलिए वो एक बार में 3 एल्टीट्यूड इंडिकेटर को देख सकता था, जबकि फर्स्ट ऑफिसर और कैप्टन को एक दूसरे का इंडिकेटर देखने के लिए लेफ्ट राइट घूम के देखने की ज़रूरत थी। यही वजह है कि पीछे बैठा फ्लाइट इंजीनियर चिल्लाने लगा कि रुको रुको, उधर नहीं, उधर मत जाओ। पर इससे पहले कैप्टन कुछ समझ में आता बहुत देर हो चुकी थी। एक छोटे से फॉल्टी एल्टीट्यूड इंडिकेटर की वजह से और रॉन्ग कम्युनिकेशन की वजह से एक विशालकाय प्लेन एयर इंडिया फ्लाइट 855 क्रैश हो गया और सभी लोगों की मौत हो गई। यह हादसा अपने दशक का सबसे भयानक हादसा था। तो फिलहाल इस केस स्टडी में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।